शशि थरूर साहब जो दुनिया को अमन का पैगाम दे के आए हैं, यही शशि थरूर साहब मोदी के बारे में क्या कहते थे? भारत में दो कौमें बसती हैं, रामजादे या 28 जून 2025 को कह रहा हूं, इंडिया पाकिस्तान पे हमला करेगा। इन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है 10 मई से ज्यादा इनका बुरा हाल होगा। इजराइल और इंडिया नेक्सस मजीद घुनौना हो गया। मोदी का अपना सर्वाइवल खतरे में है, उसका इलेक्शन खतरे में है। इंडियन अवाम मोदी के बारे में क्या कह रही है, सुने जरा। आज मोदी जी चुनाव हार जाएंगे तो देश छोड़ देंगे। मोदी को यहाँ श्रद्धांजलि नहीं मिलेगी, मोदी का अंतिम संस्कार इजराइल में होगा। आपको पता है राजनाथ सिंह जो है वो एक तस्वीर वायरल है, वो ऐसे ख्वाजा आसिफ को देख रहे हैं जैसे पीटी मास्टर पीटी करा रहा है, फैंटी लगा के कहता सीधे खड़े हो जाओ, हुन शरारत की ताड़ी लत्ता बांधवांगा। कि डिप्लोमेसी फेल हो गई है। ये कहते थे ना कि हम घुस के मारेंगे, हमारे जो वो आला अस्करी अदारे वो कहते कोई ऐसी तुम दवांगे, चीर दवांगे, फट्टे चक दवांगे। ये लोग बैठे हुए हैं, पाकिस्तानी मिलिट्री की ट्वीट्स तक फॉलो किए जा रहे हैं। इनका जज्बा तो दूर की बात। आलमी सालसी अदालत की आपने एक वर्डिक्ट सुनी है, उसका फैसला आ गया कि भारत यकतरफा तौर पे पानी बंद नहीं कर सकता। अगली जंग नजर आ रही है, वो है अरब वर्ल्ड। मैं अरब वर्ल्ड को एक रिक्वेस्ट करूंगा, स्ट्रेंथन योरसेल्फ। आप ग्रेटर इजराइल का शिकार बनने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। शशि थरूर साहब जो दुनिया को अमन का पैगाम दे के आए हैं, मगरिब को अमन का पैगाम दे के आए हैं और कहते रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने शरारत की, पाकिस्तान ने दहशतगर्द भेजे, भारत ने तो ऑपरेशन सिंदूर किया। यही शशि थरूर साहब मोदी के बारे में क्या कहते थे, या मोदी के इंडिया के बारे में क्या कहते थे कि मोदी के भारत में दो कौमें बसती हैं, रामजादे या। आप गूगल कर लें, आप यूट्यूब कर लें, आपको पता लग जाएगा कि मोदी का माइंडसेट कैसा है। ये शशि थरूर कह रहा है। तो आपसे मैं एक सवाल करता हूं कि ऐसा माइंडसेट रखने वाला बंदा जिसके पीछे पूरी प्लेटून हो, कि वो भी ये माइंडसेट रखती है, पूरी जिसके पीछे एक ब्रिगेड हो जो ये माइंडसेट रखती है, आपको क्या लगता है वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद बाज आ जाएगा? हजूरे वाला इंडिया पाकिस्तान पर दोबारा हमला करेगा। मेरी ये बात किसी किताब में आज 28 जून 2025 को कह रहा हूं, लिखे अगले 3 से 6 माह के अंदर अंदर इंडिया पाकिस्तान पर हमला करेगा। ये याद रखिएगा। उसकी वजह यह है, एक तरफ एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट है, हिंदू माइंडसेट है, हिंदू एक्सट्रीमिज्म है, हिंदू फैनेटिसिज्म है, और दूसरी तरफ एक ऐसा मुल्क जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना है, जहां अली के दीवाने रहते हैं, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चाहने वाले रहते हैं, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दीवाने रहते हैं, और शमअ रिसालत के परवाने रहते हैं। आपको क्या लगता है ऐसे मुल्क को, ऐसे खित्ते को हिंदू माइंडसेट, एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट बर्दाश्त करेगा? ये मेरी भी प्रेडिक्शन है। और आप अल जजीरा, मेरे साथ ये विंडो चल रही है, अल जजीरा के आप आर्टिकल्स देख लें, गार्डियंस के आर्टिकल देख लें, सिम्पसन सेंटर्स देख लें, ये थिंक टैंक्स की भी मैं बात कर रहा हूं, ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट देख लें, काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन देख लें, ये साउथ एशिया का जो सबसे तगड़ा एनालिस्ट है, डिफेंस एनालिस्ट है, माइकल कुगलमैन, उसके आप ट्वीट चेक कर लें कि इंडिया हमला करेगा। और बिलखसूस जब से ईरान ने भी इजराइल और अमेरिका के दांत खट्टे कर दिए, उनके अज़ाइम मुकम्मल नहीं होने दिए, अरब वर्ल्ड में एक इनकलाब आ गया। एक इनकलाब 1979 को आया था, अमेरिका की मर्जी के खिलाफ एक हुकूमत बरसरे इक़्तिदार आई थी, और एक इनकलाब अब आया जब अमेरिकन और इजराइली अज़ाइम न खाक में मिला दिए गए। कोई सोच सकता था कि इजराइल की तरह तो गुलाब दा फुल नहीं लोग गुस्से वाल सुटदे सी, गुलाब दा फुल क्यों नाराज ना हो जान, उत्थे मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल छुट्टे गए ने, ते इजराइल दी बिल्डिंगां तारीख दसेगी कि इजराइल दी बिल्डिंगां दसनगी कि इत्थे भी अली दे चान वाले शमअ रिसालत दे परवानियां ने काम पाए। मैं तुहानू हकीकत दस रहा। और अब इजराइल और इंडिया नेक्सस मजीद घुनौना हो गया। अच्छा, मैं अब आपको बताता हूं इंडिया पाकिस्तान पे क्यों हमला करेगा। मोदी का अपना सर्वाइवल खतरे में है, उसका इलेक्शन खतरे में है। बीजेपी का जो माइंडसेट है, महात्मा गांधी के कत्ल से लेकर पहलगाम वाक़े तक के इन्होंने अपने ही लोग मरवाए, और बीच में समझौता एक्सप्रेस, मुंबई सो कॉल्ड मैसेकेयर, इंडियन पार्लियामेंट पे हमला, जो जो कुछ ये अपने मुल्क में दहशतगर्दी करवाते रहे, पठानकोट के नाम पर तो पुलवामा के नाम पर पता नहीं क्या कुछ करते रहे। उसका जो पीक का टाइम है ना, वो अब आ चुका है। ये दिमाग से बावले हो गए। पहले मैं आपको सुनाता हूं इंडियन अवाम मोदी के बारे में क्या कह रही है, सुने जरा। आज मोदी जी चुनाव हार जाएंगे तो देश छोड़ देंगे। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम मोदी जी गिड़गिड़ाते रहे चारों तरफ कि कोई देश हमारे साथ नहीं खड़ा था। आज हमारे साथ ट्रम्प 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 करते फिरते हैं मोदी जी। आज ट्रम्प तक ने मोदी को आंख दिखा दी। वो कहते हैं ये इलेक्शन हार गया ना तो ये भाग जाएगा इंडिया से। जिस तरह रजा शाह पहलवी को ये याद रखिए कि ईरान में जगह नहीं मिली, उसे वहां पे जमीन नहीं मिली, उसका कैंसर का ट्रीटमेंट भी अमेरिका ने करवाया था और वो बाहर दफन है। इसी तरह वो कहते हैं मोदी को यहां श्रद्धांजलि नहीं मिलेगी, जिसे वो कहते हैं वो उनकी डेड बॉडी को जलाया जाता है। मोदी का अंतिम संस्कार इजराइल में होगा। हुआ क्या है, ये क्यों पाकिस्तान पे हमला करेंगे? 10 मई की शिकस्त नंबर 1,
वेस्टर्न टेक्नोलॉजी की, इसराइल टेक्नोलॉजी की शिकस्त, नंबर 2 और चाइनीज टेक्नोलॉजी की जीत, नंबर 3 दुनिया का कोई एक ममालिक बता दें, दुनिया का कोई एक मुल्क बता दें सिवाय इजराइल के जो इंडिया के साथ खड़ा हो। और यार इस खित्ते में साउथ एशिया में 8 ममालिक हैं, भूटान, नेपाल में हिंदू गवर्नमेंट है, जिस तरह हम कहते हैं ना ईरान में इस्लामिक गवर्नमेंट है, प्योर इस्लामिक, नेपाल में प्योर हिंदू गवर्नमेंट है, नेपाल इसके साथ खड़ा नहीं हुआ। बांग्लादेश जो कभी इसके गीत गाता था, हसीना वाजिद को आउट कर दिया, वहां नया सेटअप आ गया, वहां इंडियन इन्फ्लुएंस खत्म होकर रह गया। भूटान की मैं बात कर रहा हूं, मालदीव की मैं बात कर रहा हूं, अफगानिस्तान जिसने शुरू में थोड़ी सी मुनाफकत दिखाई लेकिन बाद में वो भी पंजाबी चीज जिन्होंने कहते हैं सूतर हो गया। अच्छा मैं अब आपको बताता हूं भारत पाकिस्तान पे हमला क्यों करेगा, बड़ी सिंपल सी रीजंस है, सबके इल्म में, लेकिन मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं। सबसे पहली बात, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी का फेलियर, इजरायली टेक्नोलॉजी का फेलियर, जो उनका मिलिट्री हार्डवेयर था, जो उनका असला था, जो उनका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स था, उसका फेलियर। भारत उनका एक टाउट था, उनका एक मर्सिनरी के तौर पे काम कर रहा था, उनका एक असले का खरीदारी करने वाला इस खित्ते का गुंडा था। उन्होंने कहा यार हमने जिसे अपना असला दिया वही फेल हो गया, हमारी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को इसने उसका भट्टा बिठा दिया। सबसे बड़ा मुंह जो तमाचा जनाटेदार पर है वो ये इंडिया को पर है, इनके नेशनल इंटरेस्ट को धचका लगा है। दूसरी बात, इजराइल और भारत का नेक्सस, उधर भी आग लगी हुई है, मैं बार बार कह रहा हूं इधर भी आग लगी हुई है। हुआ क्या, वो ईरान को डोमिनेट करने में नाकाम हो गए, पाकिस्तान को डोमिनेट करने में नाकाम हो गए। तीसरी वजह, इस खित्ते में भारत एक उभर रहा था, बल्कि ग्लोबली उभर रहा था, राइजिंग इंडिया, शाइनिंग इंडिया, सेकुलर इंडिया, डेमोक्रेटिक इंडिया। इंडिया का ऐसा मनहूस चेहरा सामने आया कि लोग तो इनके ऐसे हैं कि वहां गोरियां नहीं जाती, खूबसूरत खवातीन नहीं जाती, उनका कर दिया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, आप देखें तो से इंटरनेशनल मीडिया, इतने ये सोशली मॉरली करप्ट लोग हैं और पॉलिटिकली और सिक्योरिटी वाइज इनकी हालत ये है, और इनकी जो डिप्लोमेसी की हालत ये है कि मुझे बताएं सिवाय इजराइल के कौन सा मुल्क इनके साथ खड़ा हुआ। ये बांग्लादेश इनकी सांस के साथ सांस लेता था, यही मालदीव इनके साथ खड़ा होता था, ये नेपाल जहां हिंदू गवर्नमेंट है ये इनके साथ खड़ा होता था, श्रीलंका, ये भूटान, ये खित्ता जो था, ईरान इनके साथ खड़ा था। इन्होंने ईरान के साथ तो दगा किया, हत्ता कि वो इंडिया था जो चाबहार पोर्ट पे इन्वेस्टमेंट करके पाकिस्तान को बीट्रे करके ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ और सेंट्रल एशियन स्टेट में ये अपनी एक तिजारत करना चाहता था, वो भी इसके अज़ाइम खाक में मिल गए। क्योंकि जब इजराइल ने ईरान पे हमला किया ये एक्सपोज हो गया और पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा हो गया। तो मैं बता रहा हूं इसको इज्जत का मिली, यही भारत का मोदी जो था G7 में गया, इससे प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं मिले, और वही जो है ट्रंप जो है वो आज उसके गीत गाता है, आसिम मुनीर के फील्ड मार्शल को कहता है मैंने ऐसे इंप्रेसिव बंदा नहीं देखा। इनकी डिप्लोमेसी फेल हो गई। SCO, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके 10 ममालिक, उसमें रूस वही शख्स था, उसमें रूस वही मुल्क था हजूरे वाला जो इंडिया के साथ मिलकर जिसने पाकिस्तान को 2 लाख किया था, उसने शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के एलामिये में पहलगाम वाक़े की बात ही नहीं की। और वहां पर आपको पता है राजनाथ सिंह जो है वो एक तस्वीर वायरल है, वो ऐसे ख्वाजा आसिफ को देख रहे हैं जैसे पीटी मास्टर पीटी करा रहा है, फैंटी लगा के कहता सीधे खड़े हो जाओ, हुन शरारत की ताड़ी लत्ता बंद दवांगा, जिस तरह हम ऐसे करके पीटी मास्टर को देखते थे। ये अल्लाह ने इज्जत दी है। इनकी डिप्लोमेसी फेल हो गई है। इनकी इकोनॉमी जो थी, ये कह रहे थे दुनिया हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करे, आज इन्हें ये खतरा पड़ गया है कि हमारी इकोनॉमी भी कोलैप्स कर जाएगी। जिस तरह का माइंडसेट वहां पे मौजूद है, लोग इनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे क्योंकि इन्हें पता है ये बावले हुए हैं, ये बुखला गए हैं, ये फ्रस्ट्रेशन में कोई भी कदम उठा सकते हैं। लेकिन इन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है 10 मई से ज्यादा इनका बुरा हाल होगा, ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। और इससे बड़ा नरेंद्र मोदी के मुंह पे क्या जनाटेदार तमाचा होगा कि ओबामा के दौर में FPAC स्ट्रेटजी आती थी। आसान अल्फाज में आपको बताता हूं कि दुनिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान को इक्वली ट्रीट करती थी 2011 में, और आज इंडिया की बात होती है तो वहां पाकिस्तान की पहले बात होती है। इंडिया के एलामिये को कोई ऑन नहीं करता, पाकिस्तान के एलामिये को ऑन किया जाता है। पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क कहा जा रहा है कि राइजिंग पाकिस्तान। दुनिया को पता लग गया है कि ये इस्लामी वर्ल्ड को लीड करने जा रहा है। दुनिया को मालूम हो चुका है कि एक ऐसा मुल्क है कि जिसकी तरफ अगर कोई मैली आंख से देखेगा ये उसके दांत खट्टे नहीं करेगा बल्कि उसके दांत ही पांदेगा, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਪਾਂਦੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋग ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੈਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੱਤਾ ਕਿ ਵੈਸ਼ੀ लफ्ज़ सही नहीं है, लेकिन वो कहते कोई ऐसी चीर दवांगे, जिस तरह कहते ना, ये कहते थे ना कि हम घुस के मारेंगे। अब हमारे जो वो आला अस्करी अदारे वो कहते कोई ऐसी तुम दवांगे, चीर दवांगे, फट्टे चक दवांगे। ये लोग बैठे हुए हैं जो जिस तरह पहलवान को गुस्सा नहीं आता कि मर जाओ या मार दो, खुदा की कसम वो इस वक्त लोट ऊपर बैठी हुई है। मैं आपको बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। और इन्हीं को देख के ईरान में जोश आया। ईरान की आर्मी की ट्वीट देखी,
ایران کی آرمی نے کیا ٹویٹ کیا؟ جنگ تم نے شروع کی، انجام ہم دیں گے. یہی ٹویٹ آپ کے DGISPR نے ٹویٹ کی تھی. سیم، یعنی فالو کیا جا رہا ہے. پاکستانی ملٹری کی ٹویٹس تک فالو کیے جا رہے ہیں. ان کا جذبہ تو دور کی بات. تو بات یہ ہے کہ انڈیا بخلاہٹ کا شکار ہے. سفارتی لحاظ سے، دفاعی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، سوشلی انڈیا جتنا اس کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے کبھی زندگی نہیں کرنا پڑا. اس کے ساتھ کوئی ملک نہیں کھڑا. اور اگلی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، جہاں مجھے اگلی جنگ نظر آ رہی ہے وہ ہے عرب ورلڈ. اللہ کرے میں غلط ہوں، اللہ کرے میں غلط ہوں. عالمی ثالثی عدالت کی آپ نے کل کی ورڈکٹ سنی ہے؟ اس کا فیصلہ آ گیا کہ بھارت یک طرفہ طور پہ پانی بند نہیں کر سکتا. آپ کے ساتھ تو انٹرنیشنل کورٹس نہیں کھڑی. آپ ہمیں کیا ہمارا پانی بند کریں گے؟ اچھا اب ہم آتے ایران اور عرب ورلڈ کی طرف. اچھا جی، امریکہ کی طرف سے سٹیٹمنٹ آ رہی ہے، اس کا جسٹ یا مفہوم یہ نکلتا ہے ہم نے آیت اللہ خامنئی کو اگر قتل کرنا چاہتے ہم کر دیتے، لیکن ہم نے نہیں کیا. دوسری طرف اسرائیل کے وزیر دفاع کہہ رہے ہیں ہمیں ناکامی ہوئی، وی وانٹڈ ٹو کل ہم. ایران، میں آپ کو بتا رہا ہوں، نہ اس میں رجیم چینج کوئی کروا سکا، نہ وہاں کا جو ایٹامک کا پروگرام ہے، ان کی جو یورینیم انریچمنٹ ہے، اس میں کوئی رتی بھر انہوں نے اپنی پالیسی میں کوئی تبدیلی لائی. ایران کے اسٹریٹجک ایمبیشن آج بھی قائم ہے. لیکن میں عرب ورلڈ کو ایک ریکویسٹ کروں گا، اسٹرینتھن یور سیلف. آپ گریٹر اسرائیل کا شکار بننے جا رہے ہیں. میں عرب ورلڈ کے ساتھ انتہائی ہمدردی سے انہیں ایک مشورہ دے رہا ہوں. خیر یہ سب مجھ سے سیانے ہیں. یہاں بھی میں ایک جنگ دیکھ رہا ہوں. ویئرس، جب یہ خطے میں گورا آیا تھا نا، یہاں پہ تقریباً 550 550 کے قریب پرنسلی سٹیٹس تھیں، جس میں ایک کشمیر بھی تھی، ٹھیک ہے جی، حیدرآباد بھی تھی، دکن بھی تھی. اس طرح کی پرنسلی سٹیٹ چھوٹی چھوٹی. یہاں کا جو نظام ہوتا تھا نا، وہاں کے سو کالڈ راجاز اور جو رولرز تھے وہ خود چلاتے تھے. تو آپ کو پتہ ہے برٹشرز نے انہیں کیا کہا تھا، گورے نے کیا کہا تھا؟ یار آپ فوج نہ رکھیں، ہمارے ساتھ آپ اتحاد کریں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، ہم آپ کے معاملات طے کریں گے. ایون کہ مرہٹاس جو تھے، ان کی بھی مرہٹا جو ریاستیں تھیں، ان کو بھی انہوں نے اس طرف لگا دیا تھا، جو بڑے اپنے آپ کو واریئرز کہتے ہیں. میں آسان الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور جو برٹش کے یا گوروں کے اس وہ جسے کہتے ہیں نا اس چال کا شکار ہوا، ان کے ساتھ بعد میں پوری دنیا نے دیکھا ان کے ساتھ گوروں نے کیا کیا. کہ حفاظت کرنی تھی، انہوں نے وہاں پر اپنا نظام لاگو کیا، مسلط کیا، اور ان کا سب کچھ لے گئے. ان کے پاس کچھ نہیں رہنے دیا. اس لیے اسے گولڈن سپیرو کہتے تھے اس خطے کو، سونے کی چڑیا. تو میں آج عرب ورلڈ کو کہتا ہوں، جس دن اسرائیل نے اپنے گریٹر اسرائیل کو پایا تکمیل تک پہنچانے کا حتمی فیصلہ کر لیا، اور وہ کر چکا ہوا ہے. ایران اس کا پہلا شکار تھا، لیکن اس کی نظر سعودی عربیہ تک ہے، بیچ میں جارڈن بھی ہے، سیریا بھی ہے، عراق بھی ہے. ایران کی طرف بھی اس نے آنا تھا. ایون کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی اللہ تعالیٰ قبر کو نور سے منور فرمائے، وہ تو یہ کہہ کے گئے تھے کہ بلوچستان بھی گریٹر اسرائیل کا ایک ایجنڈا ہے. تو میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ آپ اپنے ڈیفنس کو تگڑا کریں، سیکٹیرینزم سے نکلیں. آپ کو اسرائیل پر اعتماد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے قدموں پہ چلنے والے لوگ دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں، دوسروں کے کندھوں پہ صرف جنازے چلتے ہیں. آپ اگر امریکن ڈیفنس پہ لائے کریں گے، آپ کا کوئی مستقبل نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.